कल मैंने आपको डाइजेशन यानी पाचन का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। जो आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना वो अलग ही है। अगर आप कल नहीं भी आए थे तो आप रिलेट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कल जो कराया था वो डाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको, बायो का इंट्रोडक्शन दिया था। कल वाले में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको डाइजेशन में, या जो मैंने आपको एक एलिमेंट्री कैनाल बना के दिखाया था प्रॉपर कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो बक्कल कैविटी से लास्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये टीथ, दांत के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले तो जो अपने दांत होते हैं वो अगर अपने देखें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, दांत इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे नहीं है कि दांत अच्छे होने चाहिए, मतलब ऐसे प्रॉपर शेप में होनी चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट है। उनका फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन मतलब इन द सेंस उनका कार्य क्या है डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, तो वो अपना सारा इसके अंदर देखेंगे। और जो दांत अपने हैं इनमें अलग अलग शेप है, कई दांत नुकीले से हैं, कई दांत ऐसे स्क्वायर शेप के हैं। अब सबसे पहले जो अपने बोलते हैं ना कि जड़ें हैं, जड़ें अलग हैं, वो यहाँ पे अपने नहीं, मोलर प्री मोलर की बात नहीं है, जो अपने अपने नॉर्मल लाइफ में दांत अलग समझते हैं, जड़ें अलग समझते हैं। अपने बोलते हैं ना ये पीछे की तरफ है जो ये जड़ है और आगे की तरफ क्या है वो दांत है। लेकिन जब अपने बोलते हैं इंसान के 32 दांत हैं तो उस 32 दांत में जड़ें ना इंक्लूड की हैं, जड़ें उसके अंदर ही हैं। तो वो अपने जब मैं बोलूंगी ना ह्यूमन टीथ, तो उस टीथ के अंदर जड़ें इंक्लूड आ चुकी हैं, उनको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अपने लिखेंगे पहले कि अगर सबसे पहले दांत की अगर अपने स्टडी करते हैं, अध्ययन, तो कौन सी ब्रांच अपने पढ़ेंगे। मान लो आपको डेंटिस्ट बनना है, आपको दांतों का डॉक्टर बनना है, तो आप कौन सी साइंस की ब्रांच को डिटेल में पढ़ोगे, तो उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप डिटेल में किसके बारे में पढ़ते हो, दांतों के बारे में, ठीक है। आपको दांतों के बारे में स्टडी करवाई जाएगी, दांत कैसे होते हैं, दांतों की शेप कैसे होती है, किससे बने होते हैं, सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी का ही एक कॉमन नाम क्या होता है, डेंटिस्ट्री। पेपर में ये नहीं आता, पेपर में ये आता है, कॉमन नाम इसका क्या है, डेंटिस्ट्री। इसीलिए अपनों ने सुना होगा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सुना है ना, तो वो जो पढ़ते हैं ना उसको ओडोंटोलॉजी तो बुक्स में कहा गया है, लेकिन कॉमन नाम उसका क्या है, डेंटिस्ट्री, ठीक है। जो भी उनको पढ़ाया जाएगा, स्टडी कराई जाएगी, वो ये होती है डेंटिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे वो कौन होंगे, जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं ना उन्हें कहते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। और ओडोंटो मैंने आपको कल ही बताया था, स्टडी के पीछे जो लॉजी लिखा हुआ है, लॉजी को हटा के लॉजिस्ट लगा दो तो वो उसका अध्ययन बन जाता है। तो ओडोंटोलॉजिस्ट इसके स्पेशलिस्ट होते हैं और हम उनको कॉमनली क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट। तो ये होता है, दो चीजें मैंने आपको बताई, स्टडी ऑफ टीथ और दूसरे क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो आपने देखा है कई लोगों के दांतों पे ऐसे तार सी लगी होती है, वायर ब्रेसेस जो है, वो क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि आज आप अपने दांतों की ना शेप चेंज करवाना चाहते हो, आपको अपने दांतों की शेप चेंज करनी है, तो आपको, आप हर एक डेंटिस्ट जो होता है वो ये करवा सकता है क्या, हर डेंटिस्ट को ये चीज आती है कि नहीं आती, नहीं आती। ये स्पेशल डेंटिस्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। डेंटिस्ट भी नहीं, इनके आगे लगाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। एक डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक, वो हड्डियों के डॉक्टर है, वो अलग चीज होगी। ये है ऑर्थोडोंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर, दांत के ऐसे डॉक्टर जो आपके दांत का आकार बदल सकते हैं, दांत की शेप चेंज कर सकते हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। कई डॉक्टर्स नहीं है जो मान लो एक से ज्यादा चीजों का कोर्स कर लेते हैं, लीवर स्पेशलिस्ट भी हैं और पेट के डॉक्टर भी हैं, दोनों चीजों को देख लेते हैं। तो सेम ऐसा है कि कई आप पहले डेंटिस्ट का कोर्स करोगे, उसके बाद आपने ऑर्थो
ऑर्थोडोंटिस्ट का भी कर लिया, पहले डेंटिस्ट का तो करना ही पड़ेगा, फिर ऑर्थोडोंटिस्ट का भी कर लिया, तो अब आप क्या लगा सकते हो, ब्रेसिस भी लगा सकते हो लोगों के, मतलब आप उनके दांत की शेप, पहले अगर आप मान लो आपको लग रहा है कि आपके दांत थोड़े से सही नहीं है, आपको स्माइल आपकी सही नहीं आती है, आप डॉक्टर के पास गए पहले तो वो आपके दांतों का शेप चेक करता है, एक्सरे वगैरह निकालता है, सीमेंटम एक दांतों पे लगता है, उसको निकाल के ऐसे उखाड़ के आपका पूरा जबड़ा ऐसे तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे शेप है और कैसी होनी चाहिए। फिर हाँ, उस हिसाब से फिर वो आपके देखेंगे, फिर आपको अगले दिन बुलाएंगे, भाई ऐसे आपके वायर लगेगी और इतने साल लगेगी, 6 महीने लगेगी, 7। आजकल रिमूवेबल ब्रेसिस भी आते हैं। रिमूवेबल का मतलब होता है उतार सकते हो, आप रात को उतार सकते हो, जब आपको लग रहा है भाई नहीं मुझे दिक्कत हो रही है तब उतार सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ वो फिर भी डॉक्टर आपको कह देंगे भाई हाँ नॉर्मल वाले 20,000 में लगते हैं, वो थोड़े 35,000 में लगते हैं, ज्यादा कॉस्टली हो गया है, लेकिन वो आज भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपका ब्रेसेस आप 2 साल पहन के रखते हो ना, वही लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो आपका मतलब ज्यादा अच्छा रहता है, वही शेप चेंज करेगा। रिमूवेबल इतना ज्यादा वो नहीं है सक्सेसफुल। अब जैसे मान लो एक इंसान है, उसने 2-3 साल तक अपने दांत पे ये वायर बंधवाई रही, ठीक है, अब उसके दांत की शेप चेंज हो भी गई, तो अब अचानक से वो वायर निकालेगा तो अब क्या उसको कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे, भाई दांत अब नॉर्मल हो गए। आप सोचो, आपने किसी के देखा है ऐसे वायर वगैरह लगे हुए, तो उतरती तो है ना कभी तो उतरेगी। जब उतर गए तो एक स्पेशल रिटेनर आता है, रिटेनर एक पतली वायर होती है, वो पतली वायर क्रोमैटिन, स्टील और ब्रास वगैरह की बनाई होती है, वो वायर दांत के अंदर पीछे की तरफ लगा देते हैं, जिससे दांतों को पीछे से ऐसे बांध देते हैं, क्योंकि सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि एकदम से 2 साल बाद उतारी तो दांत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भागेंगे, फिर अपने आप भाग जाएंगे, तो फिर तो फायदा ही नहीं, दांत वैसे वापस पहुंच गए। इसीलिए वायर हटाने के बाद पीछे उन्हें बांध देते हैं एक रिटेनर से। अगर आप वो नहीं लगवाते हो, कि आपको कहा कि भाई नहीं फिर फायदा ही क्या, फिर से वायर तो लगानी पड़ेगी, चाहे पतली लगाएं चाहे कैसे लगाएं, तो फिर एक केस है कि आपके वो दांत आगे जाके हो सकते हैं, होए ना होए वो आपका वो है कि आपके दांत कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बाद, लेकिन डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए कह देते हैं भाई लगवा लो, ये लगवाना है तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दांत होते कहां पे हैं, मुंह में होते हैं। ये कभी नहीं उतारते, हाँ मतलब कहते हैं 5 साल बाद उतार देंगे, 10 साल बाद उतार देंगे, लंबे टाइम तक तो लगाते हैं, मिनिमम 5 साल। लेकिन वो यही कहते हैं कि सफाई कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, लेकिन वो तो अपनी तरफ से यही कहेंगे कि आप मत उतारो। बात तो वही आ गई ना, फिर 5 साल बाद उतरेगी, फिर खुलेंगे वो, तो वो परमानेंट ही मानो आप, जिंदगी भर के लिए, ठीक है। और वो महसूस भी नहीं होती, इतनी पतली होती है वो, महसूस भी नहीं होती है, वो फील ही नहीं होती कि कुछ है भी, कुछ महसूस नहीं होता, बहुत पतला सा होता है वो। अब जैसे आजकल लोगों के मतलब कोई दांत टूट गया, बीच में से किसी ने कुछ मुक्का मार दिया, कुछ कर दिया, वो टूट गया, ऐसे शेप खराब होगी, तो नकली नहीं लगा देते ऐसे छोटा सा टुकड़ा, हर चीज आजकल पूरा का पूरा जबड़ा ही नकली लगा देते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टीथ प्रेजेंट कहाँ पे है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यानी इस एरिया में हमारे दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, दांत बने किसके होते हैं, तो दांत जो है ना वो वैसे अगर सिर्फ ऐसा पूछा उसने आपसे कि दांत किस मिनरल या किस एलिमेंट के बने हैं, उसने सिर्फ आपसे ऐसे पूछा, पेपर में आया कि खनिज का नाम बताओ या तत्व का नाम बताओ, तो आपका आंसर सिर्फ कैल्शियम है, ठीक है, फिर तो आंसर यह है कैल्शियम। लेकिन उसने आपसे पूछा कंपाउंड का नाम बताओ, यौगिक का नाम बताओ, आप एग्जैक्ट बताओ किससे बना है, तो यौगिक पूछा तो वो 2 हैं, एक CaCO3 और एक CaPO4, ठीक है। CaCO3 किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम,
कैल्शियम कार्बोनेट, और CaPO4 कैल्शियम फोस्फेट। अब अगर आपको पता है कभी पेपर में ऐसा आ जाए कि वो आपको कह रहा है कि इनमें से बताओ कि दांत किस यौगिक किस कंपाउंड का बना है, ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर बी CaPO4, ऑप्शन नंबर सी उसने कुछ ऐसा आपको दिया ही नहीं, बोथ ए एंड बी, कुछ ऐसा नहीं दिया, उसने कोई अलग कैल्शियम के कंपाउंड बना दिए, तो फिर आप, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, फिर आप उसको क्या टिक करोगे? तो मैं आपको बता दूं, क्या फोस्फेट करोगे? तो मैं बता दूं ये 90% से भी ज्यादा है और ये 10% से भी कम है। ज्यादा परसेंटेज किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इसीलिए जो ज्यादा है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो आपसे ऑप्शन में एक ही जानना चाह रहा है, वो आपसे ये चाह ही नहीं रहा कि आप दोनों टिक करो, बोथ ए एंड बी आए, तो आंसर वही होगा। लेकिन अगर वो एक ही जानना चाह रहे हैं तो जो ज्यादा मात्रा में है, 90% से भी ज्यादा है, जो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, आपका आंसर वो बनेगा फिर। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद जैसे शरीर में जहां पे भी कैल्शियम होता है ना, वो चीज मजबूत हो जाती है। जैसे हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, दांत भी हमारे शरीर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में से एक है। ठीक है, जो दांत है वो मजबूत हिस्सों में से एक है, और रीजन क्या है उसका? कि उसमें कैल्शियम होता है। अब अपने पढ़ते हैं जो दांत है उसके सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दांत की ये सबसे बाहरी परत है इनेमल। ठीक है, और इनेमल में आपको ये याद रखना है, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वन लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन है? इनेमल। ठीक है, ये जो इनेमल है ये दांत की सबसे बाहरी परत है, आउटर मोस्ट लेयर है ये। ठीक है, दांत कौन से कलर के दिखाई देते हैं? वाइट, वाइट कलर के नहीं, वैसे दिखाई कैसे देते हैं? वो बात की बात है, पीले वाली बात आती है मैं आपको, लेकिन वैसे दांत कैसे दिखाई देते हैं? वाइट। अब जो ये इनेमल है वो सबसे मजबूत हिस्सा है हमारे दांत का, लेकिन इस इनेमल को अगर ऐसे मैं आपको खोल के दिखाऊं ना, तो इसके अंदर ही अंदर ना इसकी दो लेयर है। एक तो है ऐसे बाहर की तरफ सफेद परत, इनेमल के अंदर ही उसकी एक बाहरी परत है, वो तो वाइट कैप है। ठीक है, सफेद है, लेकिन इसके ये व्हाइट कैप कभी कभार क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है। ये वीक क्यों पड़ेगी? या तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है तब भी ये वीक पड़ जाती है, आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हो, दांतों का ध्यान मतलब आप ब्रश नहीं करते हो, क्लीन नहीं रखते हो, तो भी ये व्हाइट कैप उतर जाती है। जब ये व्हाइट कैप उतरेगी ना, तो अंदर जिस कलर में इनेमल के जस्ट चिपकी हुई है, जो जो सेकेंड लेयर है दांत की, वो ऐसे होती है। ये सेकेंड लेयर होती है और इसे कहते हैं डेंटीन। जो डेंटीन है ये दांत की दूसरी परत है। दांत की ये दूसरी परत है और इसे हम दांत का पीला भाग भी कहते हैं। ठीक है, इसे दांत का पीला भाग भी कहते हैं। ओरिजिनल कलर ऑफ टीथ भी कहते हैं इसको, क्योंकि दांत जो है ना हमारा, उसका वास्तविक रंग पीला ही है।
ठीक है। जब उसकी कैप उतरेगी तो कुछ पीला है ना अंदर के अंदर, दांत कुछ ये रंग है पहले से, तभी तो पीला आ रहा है। दांत पीले रंग के ही क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो दांत का वास्तविक रंग है, उसके ऊपर ना ये व्हाइट कलर की कैप चढ़ी हुई है। जब वो कैप उतरेगी तो दांत अपने वास्तविक रंग में दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मान लो किसी के दांत पीले हो गए तो इसका मतलब ये नहीं उसको जिंदगी भर पीले दांत लेके घूमने पड़ेंगे। तो अब हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से डेंटिस्ट के पास जाके क्या करा सकते हैं, कैप करा सकते हैं, कैप। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई एक दांत पर्टिकुलरली ज्यादा पीला हो गया, अब वो कह रहा है कि मेरे सब पे कैप नहीं करनी, मेरे एक पे कैप कर दो। अब वो एक पे कैप जब चढ़ेगी ना, मान लो बीच वाले दांत पे चढ़ेगी, बाकी पे नहीं चढ़ी, वो अलग ही दिखेगा, फिर अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो ज्यादा वाइट दिखेगा। तो कभी कैपिंग होती है ना तो विजिबल आसपास के सब पे होती है, फिर वो कैप करते हैं जब, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो वो दांत पे कैप चढ़ाते हैं ना, तो वो इसीलिए चढ़ाते हैं। और वो जब एक बारी इनेमल की कैप चढ़ जाती है ना, वो फिर उतरने के चांसेस नहीं होते, वो तो काफी सालों के बाद फिर थोड़ा सा उसको रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन वैसे नहीं उतरते, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर कैपिंग करनी है, आरसीटी करनी है, कुछ करनी है, वो ट्रीटमेंट सब वो हो चुके हैं, मतलब बहुत अपडेट हो चुके हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल दांतों के लिए एक ही है, स्मोकिंग, चाय, कॉफी, बस यही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये दांत के पहली बाहरी परत कौन सी होगी, इनेमल, दूसरी क्या होगी, डेंटिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ गया, जैसे अपने दांत है, दांत में बहुत तेजी से ब्रश करते हैं तो खून आता है, तो खून आता है तो मतलब यहाँ पे रक्त वाहिकाएं तो होंगी, ब्लड वेसल्स तो होंगे। तो वो दांत के नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे अपने मसूड़े हैं, गम्स हैं, वहीं पे अटैच क्या होती हैं अपने जड़ में, यहाँ पे रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स है ना, जिस दिन इन्होंने अपनी सप्लाई बंद कर दी, किसकी सप्लाई, ऑक्सीजन की और पोषक तत्वों की, दांत वहां पे डेड हो जाएगा, ठीक है, दांत वहां पे क्या हो जाएगा, डेड, खत्म हो जाएगा। और डेड टीथ का कलर ना ब्राउनिश सा होना शुरू हो जाता है, ब्राउन से कलर का हो जाएगा, और वो दांत डेड है। डेड का मतलब है वहां पे रक्त वाहिकाओं ने अपनी सप्लाई, ब्लड वेसल्स ने अपनी सप्लाई रोक दी है। आपको पता है हम जो भी जैसे जो कुछ भी अपने खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हो, वो सारा कुछ मैंने कल आपको समझाया था, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड में जब एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड उसे अपनी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा के आता है। तो वो यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी वो पहुंचा के आएगा। तो आपको पता है हमारे जबड़े दो हैं, जो दो जबड़े हैं ना, ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी है, जब आप हड्डियां पढ़ोगे आपको पता लगेगा, ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी है उसे मैक्सिला कहते हैं, और नीचे वाले जबड़े में जो हड्डी है उसे मेंडिबल कहते हैं, ठीक है, मैक्सिला और मेंडिबल। नीचे वाले जबड़े को सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। रीजन पता है क्या होता है, क्योंकि ये आपके चेहरे में, अब सबका चेहरा अलग अलग है, लेकिन सबके चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, 14 हमारे फेशियल बोन्स का काउंट ना 14 होता है। इन 14 हड्डियों में से सिर्फ एक हड्डी है जो चलित है, जो मूवेबल है, जो चलती है, वो है निचले जबड़े की हड्डी, मेंडिबल। सिर्फ यही चलती है, बाकी कोई हड्डी चलती ही नहीं है, सिर्फ मेंडिबल चलती है। आप अपना नीचे वाले जबड़े को पकड़ के देखो और बोलने की कोशिश करो, बोल पाओगे, मुंह खुलेगा भी नहीं। आपने मुंह खुलता है, अपने बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं तो नीचे वाला जबड़ा हिलेगा ही हिलेगा, क्योंकि
चेहरे में 14 हड्डियों में से सिर्फ यही मूवेबल है, बाकी सब फिक्स है। अगर कोई हिल भी रहा है तो इसकी वजह से वो मूवमेंट है, पहले ये हिलेगी, ठीक है। अब उसके अंदर ये है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मूवेबल है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा पोषण और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए ज्यादा ब्लड वेसल्स अपने निचले जबड़े पे कनेक्ट होती है, लोअर जो पे, ठीक है। अब आपने देखा है हमारे गम्स हैं, मसूड़े, मसूड़े किसके बने होते हैं? यहाँ पे हड्डी है मैंडिबल, लेकिन मसूड़े जो है ना अपने, वो मसल से बने होते हैं। मसूड़े एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। आपको ये याद रखना है कि गम्स क्या होते हैं? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बने हुए हैं क्या? मसूड़े। ये मसूड़े जो है ये का कवर चढ़ी हुई है ये पूरी की पूरी। मसूड़े अगर किसी के सूज जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, मसूलों में क्या है, भरा क्या हुआ है, ऐसे ना कुछ तो आपको महसूस होगा, पिंकिश से कलर के होते हैं अपने मसूड़े, क्या होता है उनमें? जो ये हमारे मसूड़े है ना, इनके अंदर एक गुदा भरा हुआ है, एक मैटर, एक पदार्थ भरा हुआ है, उसे कहते हैं पल्प। ये पल्प अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मसूड़े में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। जितना ज्यादा पल्प भरा जा रहा है उतनी ही स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, सूजन सी आ रही है, और फिर आपकी उतनी ही ये पेन भी करेंगे। अगर आप इन्हें ऐसे हाथ लगाते हो और ये पेन कर रहे हैं ना, इस ये सारा कुछ ये भर क्यों रहा है पल्प ज्यादा? इसमें रीजन क्या होता है? वही सेम है डेंटल हाइजीन, आपके दांतों की जो हाइजीन है, आप दांतों का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते। दिन में आप, पता है, 2 बारी तो ब्रश तो अपने करते नहीं है, कहना तो छोड़ दो कि 3 बारी करना चाहिए, 2 बारी कर लो वही बहुत है। एक सुबह और एक क्या है, शाम को नहीं, सोते वक्त, ठीक है, सोने से पहले। अब आपको एक बात बताऊं मैं, हम कई लोग होते हैं जो खाना खाने के जस्ट अभी खाना खाया, खाना खाएंगे तो दांत तो यूज होंगे ही ना, तो दांत यूज हुए उसके जस्ट बाद ब्रश करते हैं, इससे भी हमारा इनेमल वीक हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट ब्रशिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग वो भी एक अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने खाना खाया तो आपके दांत अभी यूज हुए हैं, तो उसके जस्ट बाद भी नहीं, 15 से 20 मिनट का गैप होना चाहिए। और जो कोलगेट, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कोलगेट या किसी भी पेस्ट में क्या क्या केमिकल डाले हुए हैं, आपको उसको अंदर भी नहीं ले लेना है कि कहीं आप बहुत देर तक उसको घुमाई जा रहे हो, ब्रश घुमाई जा रहे हो तो वो अंदर चला गया है। और ब्रश की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बज्जड़ ब्रश नहीं लेने हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश लेने हैं, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, दांत हैं कुछ ऐसा नहीं, और आराम से ब्रश करने को लोग ऐसे 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 करते हैं, तो वैसा नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रश सॉफ्ट हैंड से करना है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा तेजी तेजी से नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद ये देखो, एक चीज है, हमारे जो दांत हैं ये मसूड़ों से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? इनके बीच में कुछ भरा हुआ है, और उसको क्या कहते हैं? दांत और मसूड़ों के बीच में एक पदार्थ भरा हुआ है, उसे कहते हैं सीमेंटम।
सीमेंटम अगर एक तो है कि जब बच्चों के दूध वाले दांत टूटते हैं उनका सीमेंटम कमजोर होता है तो वो दांत बाहर आएंगे। एक है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब भी सीमेंटम कमजोर हो जाता है, तो भी दांत तो बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग में दांत हिल रहे हैं, तो वो दांत हिलना क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि सीमेंटम क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। ठीक है, दांत हमारे कितने हैं टोटल? 32। बच्चों में कितने होते हैं पता है? 28। क्या नहीं? अच्छा, गिना नहीं। बच्चा है घर पे कोई? अपना बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा। उम्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एज हमारे दांत दो टाइप के हैं, प्राइमरी और परमानेंट। ठीक है, प्राइमरी बच्चों के होते हैं जो दांत, अस्थाई या दूध वाले दांत, और परमानेंट क्या होते हैं, स्थाई दांत। अगर आप 18 से 20 साल के ऊपर की एज में आ चुके हो तो आपके दांत की कैटेगरी ये हो गई है, चाहे आपकी अक्ल जड़े अभी आई है नहीं आई है, लेकिन कैटेगरी ये हो गई है, विजडम टीथ। आ गए हैं आपके अक्ल? जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, इसका वो अक्ल से लेना देना नहीं होता, नाम है। पता क्यों है? बताती हूँ मैं अभी आपको। ये धीरे धीरे करके, हाँ, ये पता है क्या है, ये धीरे धीरे करके भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अटक जाए तो भी दिक्कत नहीं है, ये ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। चाहे बस ये है, ये आपको अगर बीच में इस तरह से फंस गई कि आपको बहुत दर्द कर रही है, फिर निकलवानी पड़ती है ये। ठीक है, एक्सरे होगा पहले, फिर उस हिसाब से देखेंगे आएगी भी कि नहीं आएगी, फिर निकलेगी। और ये बहुत बहुत ज्यादा अंदर तरीके से दर्द होता है जब इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो पहले, जो पहले अपने ना परमानेंट टीथ पड़ेंगे। जो कुछ भी अपने पढ़ रहे हैं ना, ये ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हमारे अंदर स्थायी दांत की संख्या कितनी है? 32, 32। अगर अपने 32 दांतों को देखे तो जबड़े कितने अपने? 2 है। ठीक है, जो अपने 2 हैं। ठीक है, तो 16 ऊपर है 16 नीचे, ऐसा नहीं है कि अनइक्वली डिवाइड है, इक्वली डिवाइड है, 16 ऊपर है 16 नीचे है। अब जब ये 16 ऊपर है 16 नीचे, अपने एक पढ़ लेते हैं तो बाकी सेम ही होंगे, नीचे वाले भी अपने ऊपर वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 16 दांत हैं, तो अगर मैं दो बीच में से डिवाइड कर दूं तो 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे। ठीक है, मैं आपको 8 करके क्यों पढ़ा रही हूँ, अभी आप एक डेंटल फॉर्मूला पढ़ोगे, वो डेंटल फॉर्मूला 8 दांतों की अरेंजमेंट पर निकाला गया, वो पेपर में क्वेश्चन आता है, डेंटल फॉर्मूला बताइए, तो वो बाद में बताती हूँ मैं आपको। पहले आप ये देखो, हमने 32 दांतों को 2 जबड़े में डिवाइड कर दिया,
वो दो जबड़े में ऐसे हुए हैं कि 16 और 16, ठीक है, 16 अपर जो में गए हैं और 16 लोअर जो में, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में। हम इन 16 दांतों को पढ़ रहे हैं और इन 16 दांतों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 और 8, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, पहले तो इन 8 दांतों में ना दो दांत इस शेप के होते हैं, ठीक है, इस शेप के। ये जो दांत हैं इन्हें कहते हैं इंसीजर। अब कृंतक के बारे में बातें देखो। पहले सबसे पहले बात कृंतक में, बच्चों में जो छोटे छोटे दांत आते हैं सबसे पहले इस कैटेगरी के आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच टीथ आर फर्स्ट टू अपीयर, ठीक है, फर्स्ट टू अपीयर, पहले कौन आते हैं बच्चों में, तो ये आते हैं, ठीक है। दो ये इस तरफ होंगे और दो इस तरफ होंगे। अब ये चार हैं ऐसे ऊपर और चार ही ऐसे कैसे होंगे, नीचे होंगे। हम जब हंसते हैं तो ज्यादा हमारे यही 8 दांत दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, तो इसीलिए इन्हें स्माइली टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अपने किसी भी चीज की आगे से अपने बाइट ले रहे हो, आप सेब खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो ये दांत क्या करते हैं, उसको बाइट करने में मदद करते हैं आपको। तो इनका जो फंक्शन है वो है कटिंग ऑफ फूड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फिर अपने एक नुकीला सा दांत होता है और यहाँ पे भी एक नुकीला सा दांत होता है। ये जो दांत है ना, इस दांत को कहते हैं केनाइन, यानी कि रदनक। ये जो नुकीला सा दांत है, केनाइन यानी रदनक में सबसे पहले इन्हें पॉइंटी टीथ, नुकीले दांत कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम क्या है, पॉइंटी टीथ, नुकीले दांत। और इनका काम होता है आपको पता है जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे शेर हो गया, वो इनके ये दांत और भी क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखना। लंबे और तीखे होते हैं। अच्छा, हमारे पास ये दांत है तो इसका मतलब है जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको ऐसे वो नहीं करना चाहिए, भाई तो नॉन वेज खाता है, ऐसे अपने करते हैं, तो ये सही बात है कि नहीं।
बीच में मुस्लिम थ्योरी फैली थी जिसमें वो कहते थे कि भगवान ने अपने को ये दांत दिए हैं नुकीले, तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमें नॉनवेज खाने का वो दिया हुआ है कि हम नॉनवेज खा सकते हैं। ऐसी बातें चली थी, पता है आपको, चली थी ये बातें। तो फिर वो बात सही है कि नहीं है? नहीं, आप में से नॉनवेज कौन कौन खाता है? अरे ऐसे क्या हो गया, खाता है तो खाता है, उसमें क्या है। अच्छा, आप खाते हो। और एगिटेरियन कौन है? मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता पर मैं अंडा खाता हूँ। मतलब बहुत है ऐसे तो, है ना। वो क्या होता है भाई, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडा खाता हूँ। चलो अंडा, ऐसे आप जब पढ़ोगे ना रिप्रोडक्शन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो मैं आपको बताऊंगी कि पोल्ट्री से एग जो बनते हैं वो होते क्या है, वो अंडा होता क्या है, फिर आप वो भी खाना छोड़ दोगे, ठीक है। चलो उसको छोड़ दो। अभी जो अपने बोलते हैं ना कि ये जो दांत है अपने नुकीले, ये कोई इस सेंस में नहीं है कि अपने इससे कोई नॉन वेज खा सके। देखो सबका अपना अपना वो है, अपने किसी को वो नहीं कह सकते भाई ये अच्छा है या बुरा। ऐसा तो है भाई, जो नहीं खाते वो हजारों गलत काम कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो गंदा नहीं है फिर। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो चीज अपना है नहीं, वो मैटर नहीं है यहाँ पे। मैटर है कि ये जो दांत होते हैं नुकीले से, ये जानवरों के अंदर उस पर्पस से हैं क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, कि वो किसी को ऐसा ही खाते हैं, परापोषी जीव है वो, कि वो किसी का फ्लैश, किसी का मांस, किसी की चमड़ी ही वो खाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपने पे है, ये अपनी बॉडी में है कि अपने यहाँ पे जो भी अपने खा रहे हैं उसका ये वहां पे करते हैं टीयर, अच्छे से ही उसको फाड़ देते हैं। चबाया, ग्राइंड, पीसना जड़े करेंगी आगे, लेकिन ये उसको क्या कर देंगे, फाड़ देंगे, टीयर कर देंगे। ये इनका फंक्शन है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नॉन वेज के लिए वो सेटिस्फाई या जस्टिफाई कर दे। अच्छा, उसके बाद ये हो गए रदनक। फिर दो अपने ऐसे जड़े से होती हैं यहाँ पे, इन्हें क्या कहते हैं? अग्रच्वर्णक, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रीमोलर अग्रच्वर्णक, ठीक है। ये इन्हें कहते हैं, मैं अभी इनके बारे में अगले पेज पे लिखती हूँ। ये प्रीमोलर अग्रच्वर्णक की संख्या उन 8 दांतों में 2 है, ठीक है। प्रीमोलर, आपको पता है इसके बारे में एक खास बात, बच्चों में ये नहीं होते, बच्चों में ये नहीं होते, मतलब कि ये बच्चों में ये जगह खाली रहती है, ठीक है। ये जगह खाली रहेगी, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मोलर आ जाएंगे उसकी जगह पे, नहीं, वो जगह क्या रहेगी, खाली, ठीक है। तो हटा दूं क्या इसको? इनका फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। इनका कोई अलग से नाम नहीं है, जैसे इंसीजर को अपने स्माइल टीथ कह रहे हैं, कैनाइन को पॉइंटी टीथ कह रहे हैं, इनका नाम नहीं है। लेकिन बस ये है कि बच्चों में ये नहीं होते। और दूसरा इनका काम होता है भोजन को पीसना, ठीक है। जब ये भोजन को पीस रहे हैं, इसके बाद आपको पता है इसके जस्ट बाद पीछे यहाँ पे फिर मोलर होते हैं। और ये जो मोलर है ये होते हैं 3, यहाँ पे ये 3 मोलर हैं। और इन 3 मोलर में से जो थर्ड मोलर होता है, यानी सबसे पीछे वाला मोलर, अंतिम मोलर, थर्ड मोलर, इसे कहते हैं विजडम टीथ या विजडम टूथ, अक्कल जाड़ या अक्कल दाढ़, आप जो भी बोलो। वो तीसरे नंबर का मोलर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 8 दांतों में 3 मोलर हैं, और उन 3 मोलर में से जो सबसे थर्ड मोलर है ना, सबसे पीछे वाला, वो क्या है? विजडम टीथ। अब 2 तो आपके नीचे अक्कल जड़े हैं, और 2 ही कहाँ पे हो गई? ऊपर, मतलब ऊपर 2 और नीचे 2, टोटल अक्कल जड़ों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। तो विजडम टीथ अपनी 4 होती हैं, मतलब ये चारों कोनों पे एक एक। अब कईयों की चारों एक साथ आ जाती हैं, कईयों की 2 आती हैं, अटक जाती हैं, कईयों के दर्द होता है, कईयों के बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सबका अपना अपना है, अपनी अपनी बॉडी रिएक्शंस है, ठीक है।
अब ये जो मोलर है, इसके ना दो काम होते हैं। एक तो जो प्री मोलर कर रहा है वही काम है इसका, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दूसरा इसका काम है कि आपको पता है हमारी जीभ भी बीच में ही है, तो जीभ पे लार होती है, वो खाने में मिलती है। अभी जब आप सलाइवा पढ़ोगे तो सलाइवा जब मिल रही है तो डाइजेशन वो यहीं से ही स्टार्ट करवा देती है। डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में ही, वो एक एंजाइम करेंगे अपने, उसी की वजह से हो रहा है, और वो एंजाइम सलाइवा में है। ठीक है, तो भोजन में लार मिलाने का काम क्या कर रहा है, च्वरनक कर रहा है। एक तो यही काम है जो ये कर रहा है, एक अलग काम है इसका। और ये मैंने आपको बता दिया, तीसरे नंबर वाला मोलर जो होता है वो विजडम टीथ है। अब पहली बात तो विजडम, विजडम नाम क्यों रखा गया इसका? ये विजडम आपको पता है किसको कहते हैं? विजडम मतलब हाँ, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब हमारी जो बुद्धि है, ये इसको कोई बुद्धि से लेना देना नहीं है कि आप जब ये आएगी तो हमारी बुद्धि का कोई एक्स्ट्रा विकास हो जाएगा, या कुछ ज्यादा सोचने समझने की शक्ति हो जाएगी, या मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, कुछ नहीं। ये क्या है, ये इस एज में आती है 18, अब ये माना जाता है अगर आप प्रॉपर हेल्दी हो, मतलब तो आपके 17 से 23 के बीच में आ जानी चाहिए, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो। लेकिन अगर इसके ऊपर भी आ गई तो भी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा सीरियस नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल एज में देखा जाता है इसमें तो आई जाती है। आप समझते हो कि हम जब 17 से 23 की एज में है तो हम ये बोलते हैं हम मेच्योर हो गए हैं। मेच्योर मतलब थोड़ा बहुत मतलब बचपना नहीं है या कुछ ऐसे की डिश नहीं है हम, तो अब हमारी सोच कई उसके बाद भी नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं है, अभी वो उसी एज में है। लेकिन फिर भी इस एज में नॉर्मल लोगों का थोड़ा बुद्धि का विकास ज्यादा इस सेंस में नहीं है कि जड़ आएगी तो होगा, ये होता है कि हो जाता है हमें। ठीक है, हमारी उम्र बढ़ते बढ़ते हमें थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है। तो क्योंकि जब हमें मेच्योरिटी आ रही है उसी एज में ये जड़ भी आ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, विजडम टीथ रख दिया। इसका हमारी विजडम से कोई लेना देना नहीं है, पर आती उस एज में है इसीलिए वो नाम रख दिया गया। बाकी ये आए या ना आए उसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, और ये जो विजडम टीथ है ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब वेस्टिगियल ऑर्गन। वेस्टिगियल का मतलब समझ तो, जिसका होना ना होना एक बराबर है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वेस्टिगियल पार्ट है, अवशेषी अंग है, हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ठीक है, अब अपने को एक डेंटल फॉर्मूला बनाना है, डेंटल सूत्र। वो जो डेंटल सूत्र बनता है ना वो इस 8 दांतों पे बनेगा। 8 दांतों पे डेंटल फॉर्मूला बनेगा। डेंटल फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है,
इन 8 दांतों के अंदर आपको ये बताना है, सबसे पहले आप लिखोगे कितने इंसीजर है, फिर आप लिखोगे कितने केनाइन है, फिर आप लिखोगे कितने प्री मोलर है, कितने अग्र च्वर्णक हैं, और कितने मोलर है, कितने च्वर्णक है। ये होता है कि आपको 8 दांतों में एक ऑर्डर लिखना है। इन 8 दांतों में हमारे कृंतक कितने थे? 2 थे। केनाइन कितना था? 1। प्री मोलर कितने थे? 2। और मोलर 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? 21 23 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 ये फॉर्मूला है। आप इसको अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि आप केनाइन को आगे लिख दो, प्री मोलर को फिर लिख दो, ऐसे नहीं। ये ऑर्डर यही रहेगा कि आपको इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर ऐसे बताना है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 1 2 3। ये 2 1 2 3 जो फॉर्मूला है ये स्थायी दांतों का फॉर्मूला है, परमानेंट टीथ का। अगर कभी पूछा जाए बच्चों का क्या है, वो अलग निकाला जाएगा प्राइमरी टीथ के अंदर। ठीक है, बच्चों में अलग निकाला जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, उसने स्थायी दांत मेंशन नहीं किया, परमानेंट टीथ मेंशन नहीं किया, बस ऐसा लिखा कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला बताओ, तो आपको स्थायी दांतों का ही बताना है फिर। ठीक है, तो स्थायी दांतों का ही बताना है। बच्चों का वो जब मेंशन करेगा, भाई बच्चों का बताओ या दूध वाले दांत का बताओ, फिर बच्चे का बताना है, ऐसे बच्चे का नहीं बताना है। ठीक है, अब ये 21 23 है, तो अपने कह सकते हैं ये 21 23, यहाँ पे भी 21 23, यहाँ पे भी और यहाँ पे, क्योंकि अपनों ने 8 दांतों पे बनाया ना, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, और 8 दांत ही 16 16 यहाँ पे नीचे भी तो होंगे ना, 8 8 16 यहाँ पे भी होंगे, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे जरा कैलकुलेट करके दिखाओ कि हमारे अगर 32 दांत टोटल हैं, उसमें कितने इंसीजर, कितने केनाइन, कितने प्रीमोलर और कितने मोलर होंगे। आपको ये डेंटल फॉर्मूला को ना 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए 32 दांतों में से आप मुझे बताओ इंसीजर कितने हैं हमारे अंदर, तो वो 8 है, रत्नक केनाइन 4, प्री मोलर 8 और मोलर कितने? 12। और इन 12 मोलर में से अक्कल जड़ों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, परमानेंट टीथ आपका कंप्लीट हो गया। समझ आ गया?